जेपीएससी की तैयारी की बात करें तो झारखंड का इतिहास, इसका तो एक अलग ही महत्व है। जी। यहाँ की धरती की कहानी सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं है, ये जो तो मतलब यहाँ के आदिवासी समाज के संघर्ष, उनकी संस्कृति और उनके स्वाभिमान की कहानी है। बिल्कुल। और आज हमारा फोकस सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं होगा। हाँ। हम एक कहानी के पैटर्न को समझेंगे, देखेंगे कि कैसे इस क्षेत्र की जो पहचान है वो हमेशा अपनी स्वायत्तता को, अपनी आज़ादी को बचाने के संघर्ष से जुड़ी रही है। अच्छा। चाहे वो प्राचीन काल हो या फिर ब्रिटिश राज। हम सोर्सेस के आधार पर क्या हुआ से ज्यादा क्यों हुआ पर गौर करेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। हम प्रागैतिहासिक काल से निकलकर नागवंश के उदय को देखेंगे, फिर समझेंगे कि मुगलों का इस इलाके पर कितना और कैसा असर रहा। और फिर ब्रिटिश काल के उन विद्रोहों को भी समझेंगे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई और फिर एक अलग राज्य की नींव रखी। चलिए शुरू करते हैं। एकदम शुरुआत से, उस समय से जब यहाँ इतिहास लिखा नहीं बल्कि पत्थरों पर गढ़ा जा रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन काल की। सोर्सेज में तो इस इलाके का जिक्र महाभारत तक में मिलता है। इसे पुंडरीक देश और पशु भूमि जैसे नामों से जाना जाता था। हाँ, और ये नाम ही बताते हैं कि ये जगह कितनी रिच थी। बिल्कुल। और पुरातात्विक सबूत तो कहानी को और भी लाखों साल पीछे ले जाते हैं। लाखों साल? जी। सोर्सेस के हिसाब से यहाँ करीब 1 लाख साल पुराने पुरा पाषाण काल के औजार मिले हैं। आप सोचिए, 1865 में बोकारो में एक पत्थर की कुल्हाड़ी हस्त कुठार मिली थी। अच्छा। ये कितना बड़ा सबूत है कि यहाँ इंसानी बस्तियां कितनी पुरानी हैं। हजारीबाग, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम, ये सब इलाके उस दौर की कहानी कहते हैं। यानी जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यता ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी, तब यहाँ जीवन था। बिल्कुल। पुरापाषाण के बाद के दौर के बारे में क्या जानकारी मिलती है? इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, लगभग 9000 से 4000 ईसा पूर्व का समय। इस दौर के जो औजार हैं वो पलामू से लेकर धनबाद और रांची तक फैले हुए मिले हैं। ये दिखाता है कि लोग एक जगह टिके नहीं थे, बल्कि पूरे क्षेत्र में उनकी आवाजाही थी। और फिर आता है सबसे क्रांतिकारी दौर, नवपाषाण काल। हाँ, नवपाषाण काल, जिसे स्रोत बाह्य उत्पादक युग कहते हैं। बाह्य उत्पादक युग, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि इंसान अब सिर्फ शिकारी नहीं रहा, अब उसने खेती और पशुपालन सीख लिया था। वो प्रकृति से सिर्फ ले नहीं रहा था, बल्कि खुद उत्पाद कर रहा था। अनाज उगा रहा था। चाईबासा में रोरो नदी के किनारे मिले इस दौर के हथियार, खासकर जो चाकू मिले हैं, वो इसी बदलाव की कहानी कहते हैं। ये तो हुई पत्थरों और औजारों की कहानी। क्या उस दौर के ग्रंथों में भी इस इलाके का कोई जिक्र मिलता है? कई जगहों पर मिलता है, और बड़ा दिलचस्प जिक्र है। ऋग्वेद में इसे किक्टानाम देशो अनार्य कहा गया है। अनार्य देश? हाँ, वो जगह जहां अनार्य रहते थे। ऐतरेय ब्राह्मण में सिंहभूम की खड़ग जनजाति की चर्चा है। विष्णु पुराण में मुंड और भागवत पुराण में किक्कड़ प्रदेश नाम मिलता है। तो ये नाम दिखाते हैं कि मेन स्ट्रीम वैदिक कल्चर से ये क्षेत्र अलग था और अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए था। सही पकड़ा आपने, बिल्कुल यही बात है। तो ये तो हुई हजारों साल पुरानी कहानी, लेकिन इस धरती पर पहला संगठित राजपाट, एक राज्य, कब और कैसे शुरू हुआ? यहीं से नागवंश की कहानी दिलचस्प हो जाती है। स्रोतों के मुताबिक यहाँ राज्य बनाने की जो प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत बिरसा मुंडा ने की थी, और उन्होंने सुतिया पहान को शासक चुना। अच्छा। और उन्होंने अपने राज्य का नाम रखा सुतिया नागखंड। ये एक तरह से स्थानीय जनजातियों द्वारा खुद को संगठित करने की पहली बड़ी कोशिश थी। और इसी नींव पर फिर नागवंश का उदय हुआ। हाँ, अंतिम मुंडा शासक मदुरा मुंडा के बाद फणिमुकुट राय ने नागवंश की स्थापना की। और ये कोई छोटा मोटा राजवंश नहीं था। नहीं, ये तो बहुत लंबे समय तक चला था। जी, ये दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले राजवंशों में से एक माना जाता है। ये दिखाता है कि उनकी प्रशासनिक और सामाजिक पकड़ कितनी मजबूत रही होगी। फणिमुकुट राय ने सिर्फ राज ही नहीं किया, बल्कि सुतियांबे में एक सूर्य मंदिर भी बनवाया, जो उनकी सांस्कृतिक दृष्टि को दिखाता है। मैंने पढ़ा है कि नागवंश की राजधानियां भी समय के साथ बदलती रहीं। इसके पीछे क्या कोई खास वजह थी? जी, और ये जो बदलाव है ना, ये उस दौर की पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी सिचुएशन को समझने की एक चाबी है। जैसे जब राजा भीमकर्ण ने राजधानी को चुटिया से खुखरा शिफ्ट किया, तो ये सिर्फ एक जगह बदलना नहीं था। खुखरा स्ट्रेटेजिकली ज्यादा सेफ था, पहाड़ियों से घिरा हुआ। शायद ये उस वक्त के जो लोकल झगड़े थे, उनसे बचने और अपनी सत्ता को मजबूत करने की एक सोची समझी रणनीति थी। और उन्होंने राय की जगह कर्ण की उपाधि भी अपनाई थी। हाँ,
जो शायद उनकी बढ़ती हुई सैन्य शक्ति का प्रतीक था। यानी राजधानी का बदलना उनकी ताकत और उस समय की चुनौतियों का आईना था। बिल्कुल। नागवंश के अलावा और कौन सी शक्तियां उस समय इस क्षेत्र में थीं? पलामू में रक्सेलों का प्रभाव था। वहीं सिंहभूम में सिंहवंश का शासन था, जिनका एक पारिवारिक ग्रंथ है वंश प्रभालेखन, जिससे उनके इतिहास की जानकारी मिलती है। तो मतलब झारखंड किसी एक सत्ता का केंद्र नहीं था? नहीं, यहाँ कई स्थानीय शक्तियां एक साथ मौजूद थीं। अब कहानी में बाहरी शक्तियों का प्रवेश होता है और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात आती है कि जब दिल्ली में सल्तनत और मुगलों का दौर था, तब झारखंड ये एक तरह से एक सेफ हेवन बन गया था। हाँ, मुगल विरोधी अफगानों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह। बिल्कुल, और यही वजह इस इलाके को सीधे दिल्ली के नजरों में ले आई। शेरशाह सूरी को जब बंगाल पर कब्जा करना था, तो उसने राजमहल की पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाले तेलिया घड़ी के रास्ते का इस्तेमाल किया। हाँ, तेलिया घड़ी। ये नाम बार बार आता है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था? इसे बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहते थे। अच्छा। ये एक बहुत ही संकरा पहाड़ी रास्ता था। जिसने इस रास्ते पर कब्जा कर लिया, समझिए बंगाल का रास्ता उसके लिए खुल गया। तो जब दिल्ली में अकबर जैसा शक्तिशाली बादशाह था, वो इस इलाके को कैसे नजरअंदाज कर सकता था? कर ही नहीं सकता था। अकबर की नजर यहाँ के सामरिक महत्व पर भी थी और यहाँ की दौलत पर भी। 1585 में उसने शाहबाज खान को खुखरा पर विजय के लिए भेजा। उस समय वहां के राजा मधुकर शाह थे। उन्हें अधीनता माननी पड़ी। बाद में राजा मानसिंह ने भी इस रास्ते का इस्तेमाल किया। और जहांगीर के समय में? जहांगीर के समय की एक बहुत ही रोचक जानकारी उसकी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में मिलती है। क्या? उसमें लिखा है कि छोटा नागपुर क्षेत्र से सोना मिलता है। सोना? हाँ, ये इस क्षेत्र के आर्थिक महत्व को सीधे सीधे दिखाता है। शायद यही वजह थी कि मुगल इस इलाके को पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहते थे। तो क्या मुगलों का नियंत्रण इस पूरे क्षेत्र पर कभी पूरी तरह से हो पाया? औरंगजेब के समय में क्या स्थिति थी? स्रोत बताते हैं कि पूरी तरह से कंट्रोल कभी नहीं हो पाया। अच्छा। औरंगजेब का नागवंश और चेरो वंश से संबंध तो था, लेकिन वो सिंहभूम जैसे इलाके को कभी अपने साम्राज्य में शामिल नहीं कर सका। और इसकी क्या वजह रही होगी? इसकी वजह इस क्षेत्र का भूगोल और यहाँ के लोगों का जुझारू स्वभाव दोनों ही हैं। घने जंगल और पहाड़ हमेशा से बाहरी सेनाओं के लिए एक चुनौती रहे हैं। और फिर इतिहास उस मोड़ पर आता है जहां से झारखंड के संघर्ष का सबसे लंबा और कह सकते हैं रक्त रंजित अध्याय शुरू होता है। ब्रिटिश काल 1767 में अंग्रेजों के आते ही जैसे तूफान आ गया। बिल्कुल, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये विद्रोह हुए क्यों। ये सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं थी। नहीं, ये तो पहचान का संकट था। हाँ, अंग्रेजों के आने से आदिवासियों की हजारों साल पुरानी जीवन शैली, उनकी खूट कट्टी जैसी सामूहिक भूमि व्यवस्था, उनकी संस्कृति, हर चीज पर हमला हुआ। हर चीज पर। जमींदार, महाजन, जिन्हें वे दिकू यानी बाहरी लोग कहते थे, और कंपनी सब मिलकर उनको शोषण कर रहे थे। इसी के खिलाफ यहाँ एक के बाद एक लगभग 13 बड़े विद्रोह हुए। चलिए कुछ प्रमुख विद्रोहों को समझते हैं। ये सिर्फ घटनाएं नहीं, बल्कि उस दौर के दर्द और गुस्से की आवाज है। सबसे पहले तमाड़ विद्रोह को देखिए। ये उरांव जनजाति ने उन जमींदारों के खिलाफ किया था जो उनकी जमीनें हड़प रहे थे। और इसका नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर भोलानाथ सिंह ने। अंग्रेजों ने इसे दबाया तो, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि यहां सिर्फ बल से काम नहीं चलेगा। अच्छा। नतीजा 1809 में छोटा नागपुर में एक स्थायी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। और तिलका आंदोलन? तिलका मांझी का नाम तो आज भी एक लोक नायक की तरह लिया जाता है। और क्यों ना लिया जाए। 1783 से 85 तक चला यह आंदोलन सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, बल्कि आदिवासी स्वायत्तता की एक घोषणा थी। तिलका मांझी का मकसद था अंग्रेजों को पूरी तरह से खदेड़ना। वो अंग्रेजी खजाना लूटकर गरीबों में बांटते थे। और वो घटना जब उन्होंने... हाँ, जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक आदिवासी योद्धा अपने पारंपरिक तीर धनुष से ब्रिटिश हुकूमत के एक बड़े सेना नायक ऑगस्टस क्लीवलैंड को मार गिराता है। ये अंग्रेजों के गुरूर पर सीधी चोट थी। इस बहादुरी की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हाँ, बाद में उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया और भागलपुर में एक विशाल बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। अंग्रेजों के लिए ये एक विद्रोही का अंत था, लेकिन वहां के लोगों के लिए वो एक नायक की शहादत थी। बिल्कुल। इन विद्रोहों को देखने का एक और तरीका हो सकता है, जैसे तमाड़ विद्रोह जमीन के लिए हुआ,
1798 का चुआड़ विद्रोह बढ़े हुए लगान के लिए। और तिलका आंदोलन सीधे सीधे बाहरी शासन के खिलाफ स्वायत्तता के लिए। हाँ, मतलब वजह अलग अलग थी पर दुश्मन एक ही था। बाहरी हस्तक्षेप, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही पैटर्न आगे भी दिखता है। अच्छा। 1820 में मेजर रफसिज की सेना और हो जनजाति के बीच रोरो नदी के किनारे भयंकर लड़ाई हुई। इसके बाद अंग्रेजों ने 1837 में कोल्हान को एक अलग प्रशासनिक इकाई बना दिया। फूट डालो और राज करो वाली नीति। बिल्कुल, ताकि आदिवासी एकता को तोड़ा जा सके। और जब 1857 में पूरे देश में क्रांति की ज्वाला भड़की तो झारखंड की धरती कैसे शांत रह सकती थी? रह ही नहीं सकती थी। स्रोत साफ बताते हैं कि 1857 की क्रांति में पूरे सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के सबसे बड़े नेता राजा अर्जुन सिंह थे। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती दी। जी। अब कहानी 20वीं सदी में प्रवेश करती है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की लहर झारखंड पहुंच चुकी थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का यहाँ क्या असर रहा? बहुत गहरा असर रहा। 14 अगस्त 1942 को हजारीबाग के उपायुक्त कार्यालय पर से यूनियन जैक उतारकर तिरंगा फहराया गया। ये तो एक सिंबॉलिक जीत थी। बहुत बड़ी। जपला फैक्ट्री के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। देवघर में पंडित विनोदानंद झा के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकला। मतलब आंदोलन अब सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं था। और जयप्रकाश नारायण के हजारीबाग जेल से भागने की घटना, वो तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। वो एक अविश्वसनीय और साहसी कारनामा था। 9 नवंबर 1942 की रात जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग निकले। इस एक घटना ने पूरे देश के क्रांतिकारियों में नया जोश भर दिया। इसी तरह संथाल परगना में प्रफुल्ल चंद्र पटनायक पहाड़िया लोगों को संगठित कर आंदोलन को जिंदा रखे हुए थे। और फिर देश आजाद हुआ। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, झारखंड के लिए एक और लड़ाई बाकी थी। अपनी पहचान की लड़ाई, एक अलग राज्य के रूप में। हाँ, बिल्कुल। आजादी के बाद एक अलग राज्य की मांग लगातार चलती रही। हमारे सोर्सेस इस आंदोलन के हर चरण का मतलब डिटेल में ब्यौरा तो नहीं देते, लेकिन ये साफ करते हैं कि ये मांग दशकों पुरानी थी। ये सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं थी। नहीं, ये अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने जल, जंगल, जमीन पर अपने अधिकार को फिर से पाने की मांग थी। ये उन्हीं विद्रोहों की विरासत थी जो तिलका मांझी और बिरसा मुंडा ने शुरू की थी। तो ये दशकों का संघर्ष आखिरकार कब और कैसे पूरा हुआ? एक लंबे राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष के बाद आखिरकार वो दिन आया। 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर संयुक्त बिहार के 18 दक्षिणी जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का गठन किया गया। ये सिर्फ एक नए राज्य का जन्म नहीं था। नहीं, ये सदियों के संघर्ष और सपनों की जीत थी। ये एक बेहतरीन यात्रा रही। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अगर हमें परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु निकालने हों जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है, तो वो क्या होंगे? चलिए, उन खास पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जी। पहला, अलग अलग नाम। याद रखिए, महाभारत में पुंडरिक देश, विष्णु पुराण में मुंड और भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश। ठीक है। दूसरा, राजवंश। नागवंश के संस्थापक कौन? फणिमुकुट राय। और वो राजा जिसने राजधानी खुकरा बनाई? भीमकर्ण। भीमकर्ण। तीसरा, मुगल काल। शेर शाह ने जिस रास्ते का इस्तेमाल किया वो था तेलियागढ़ी। और जिस मुगल बादशाह की आत्मकथा में यहाँ से सोना मिलने का जिक्र है? जहांगीर की तुजू के जहांगीरी। बिल्कुल। फिर आते हैं विद्रोह और नायक। तिलका मांझी ने जिसे तीर से मारा वो था ऑगस्टस क्लीवलैंड। संथाल विद्रोह के महानायक सिद्धू कानू। मुंडा विद्रोह के प्रणेता बिरसा मुंडा। 1857 में सिंहभूम के नेता राजा अर्जुन सिंह। और टाना भगत आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1914। ये सब नाम बहुत जरूरी हैं। बहुत ज्यादा। एक और पॉइंट, ब्रिटिश कानून। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून जो 1837 में लागू हुआ। ओके। और सबसे जरूरी तारीख जो हर झारखंडी की पहचान से जुड़ी है, 15 नवंबर 2000। ये एक शानदार सारांश था। तो ये थी झारखंड के इतिहास की गहरी पड़ताल। प्राचीन काल के धुंधले निशानों से लेकर राजवंशों के उदय, भारी शक्तियों के हस्तक्षेप और अंत में एक अलग राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाने तक। हाँ, हमने देखा कि कैसे इस क्षेत्र की पहचान हमेशा अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपनी आज़ादी को बचाने के संघर्ष से ही बनी है। चाहे मुगल हों या अंग्रेज, यहाँ के लोगों ने बाहरी हस्तक्षेप का हमेशा प्रतिरोध किया है। ये इतिहास सिर्फ तारीखों का संग्रह नहीं है। नहीं,
ये तो झारखंड की आत्मा को समझने की एक कुंजी है। बिल्कुल। और इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। सोर्सेज के आधार पर हमने देखा कि झारखंड का इतिहास भारी हस्तक्षेप के खिलाफ प्रतिरोध का इतिहास रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो ऐतिहासिक पहचान है, ये जो संघर्ष की विरासत है, हाँ। ये आज के आधुनिक झारखंड की सामाजिक, राजनीतिक और विकास की नीतियों को किस तरह से प्रभावित करती है और भविष्य में क्या दिशा देती है। बिल्कुल। जेपीएससी की तैयारी की बात करें तो झारखंड का इतिहास, इसका तो एक अलग ही महत्व है। जी। यहाँ की धरती की कहानी सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं है, ये तो मतलब यहाँ के आदिवासी समाज के संघर्ष, उनकी संस्कृति और उनके स्वाभिमान की कहानी है। बिल्कुल। और आज हमारा फोकस सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं होगा। हाँ। हम एक कहानी के पैटर्न को समझेंगे, देखेंगे कि कैसे इस क्षेत्र की जो पहचान है वो हमेशा अपनी स्वायत्ता को, अपनी आज़ादी को बचाने के संघर्ष से जुड़ी रही है। अच्छा। चाहे वो प्राचीन काल हो या फिर ब्रिटिश राज। हम सोर्सेस के आधार पर क्या हुआ से ज्यादा क्यों हुआ पर गौर करें।